कक्षा 11 विषय इतिहास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज अदलपुर मुरादाबाद से। आज के हमारे जो अध्ययन का विषय है वह है प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत से। बच्चों, यह अध्याय आदिकाल से मानव के विकास क्रम की एक अभूतपूर्व कहानी है, जिसे परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारे ज्ञानवर्धन की दृष्टि से भी जानना आवश्यक है। यह अध्याय जो है वह हमें 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक के मानव विकास के क्रम को बताता है। तो आइए इस अध्याय पर हम अध्ययन करते हैं। यह कालक्रम में हम मानव, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और जो समस्त जीवों का विकास क्रम है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ प्रौद्योगिक विकास इस कालक्रम में हुए, जैसे अग्नि की खोज हुई। यह मानव के विकास में एक युगांतकारी परिवर्तन था। कुम्हार के चाक का खोज हुआ, पहिए का विकास हुआ। तो हम इन सभी विकास क्रम में मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके क्रमिक विकास को हम जानेंगे और समझेंगे। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव हुआ, मानव ने बस्तियों में रहना सीखा और एक सभ्यता के विकास की शुरुआत हुई। सभ्यता के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वह हुई भाषा के विकास और लेखन के विकास की। मनुष्य ने किस प्रकार से बोलना सीखा, किस प्रकार से लिखना सीखा और संस्कृतियों का आदान प्रदान आगे चलता रहा। यह इस अध्याय की एक प्रमुख विषय वस्तु है। इसमें हम यह भी चर्चा करेंगे कि 56 लाख वर्ष पूर्व मानव किस प्रकार से विकसित हुआ, यानी कि एक प्राइमेट्स कहते हैं आदि मानव को। आदि मानव से वह आधुनिक मानव कैसे बना, उसके बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, यह इस अध्याय की प्रमुख विषय वस्तु है। इसमें उसने किस प्रकार से औजारों का प्रयोग करना सीखा, बातचीत, मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ, उसने किस प्रकार से शिकार करना सीखा और उसका संग्रहण करना सीखा। यह इस विषय वस्तु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव का जो मूल आवश्यकता है वह है भोजन। तो सबसे पहले मानव ने जो सीखा वह शिकार करना और शिकार को संग्रहित करना। किस प्रकार से उसने सीखा, कौन कौन से घटनाक्रम हुए, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। मानव विकास को जानने के लिए आइए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को जानते हैं कि किस प्रकार से कालानुक्रम संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ, कैसे कैसे कहां कहां पर मानव के जीवाश्म पाए गए और किस प्रकार से इतिहासकारों ने उसे इतिहास में लिपिबद्ध किया। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व यानी वर्तमान से अफ्रीका और यूरोप में कौन कौन से महत्वपूर्ण भग्नावशेष प्राप्त हुए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म और अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले अफ्रीका में। इसी प्रकार से 5 लाख से 1,50,000 वर्ष पूर्व प्राग्ञ मानव, जिसे हम होमो सेपियंस के नाम से भी जानते हैं, उसके जीवाश्म मिले अफ्रीका से। यूरोप से अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व गुफाओं, आवासों में किस प्रकार से मनुष्य ने चित्रकारी करी और उस चित्रकारी करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फ्रांस और स्पेन में गुफाओं में, आवासों में जो मनुष्य ने चित्रकारी करी उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व पशुओं को मनुष्य ने पालतू बनाना सीखा।
कि किस प्रकार से पशुओं को पालतू बना करके उनका प्रयोग किया जा सकता है, उसे मानव जीवन में उपयोग में लाया जा सकता है, ये मानव ने सीखा। इसी प्रकार एशिया और दक्षिण एशिया में किस प्रकार से विकास क्रम हुआ, ये हम इस चार्ट के माध्यम से जान सकते हैं। 6 लाख से 5 लाख ईसा पूर्व एशिया में यानी कि चीन में अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दक्षिण एशिया के रिवात में पाषाणकालीन 1,90,000 वर्ष पूर्व इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व प्राग्ञ मानव यानी होमोसेपियंस के जीवाश्म एशिया से प्राप्त होते हैं। 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व कुत्ते और अन्य जो पालतू पशु हैं उन्हें मनुष्य ने अपने प्रयोग में लाना सीखा, जिसमें भारत में भीमबेटका के गुफा चित्र हैं, उनमें भी जो चित्रकारी की गई है उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन कौन से जो पशु थे वो मानव पालता था और उन्हें अपने प्रयोग में लेता था। 4,000 से 3,000 वर्ष पूर्व कुम्हार के चाक का प्रयोग मिलता है एशिया में। पहिए का प्रयोग मनुष्य के द्वारा किए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। लेखन कला का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है एशिया से। और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कांसे के प्रयोग की जानकारी हमें मिलती है। उसी प्रकार दक्षिण एशिया से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। 1500 से 1400 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम लोहे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है एशिया से। और दक्षिण एशिया में भारत में यह जो कालक्रम है वह ऋग्वेद की रचना का कालक्रम माना जाता है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण तिथियों के क्रम में आप देख सकते हैं 50,000 से 30,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय जो द्वीप थे उनमें होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले हैं। समुद्र यात्रा के प्राचीनतम साक्ष्य भी इसी कालक्रम में हमें प्राप्त होते हैं। 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व अमेरिका में होमोसेपियंस यानी प्राग्ञ मानव के जो जीवाश्म हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व सबसे पहले सब्जियों की खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार 1200 से 1100 वर्ष पूर्व मैक्सिको के खाड़ी के चारों ओर अनेक लोगों की बस्तियां यानी नगरीकरण का प्रारंभ हुआ, इसकी हमको जानकारी मिलती है। प्रारंभिक मंदिर और मूर्ति शिल्प के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में भी बस्तियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो यह मैंने संक्षेप में आपको महत्वपूर्ण तिथियों का कालक्रम बताया, जिसका जानना परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आइए इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व हम जान लेते हैं कि जीवाश्म, अंग्रेजी में जिन्हें फॉसिल्स कहते हैं, और प्रजातियां जिनका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे, ये हैं क्या, इनकी परिभाषा क्या है। देखिए, आदिकाल के अस्तित्व की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें जीवाश्मों के माध्यम से मिलती है। जीवाश्म यानी कि आदिकाल या बहुत प्राचीन काल में पौधे, जानवर या मानव की अस्थियां या और सामग्रियां जो नीचे दब गईं और चट्टानों में प्रविष्ट हो गईं और किसी कारणवश वो चट्टानों में दबी रह गईं और आज हमें खुदाई में वो पत्थरों के रूप में प्राप्त होती है, उनके छापे जो है वो पत्थरों के रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार प्रजाति यानी स्पेसीज, इंग्लिश में इसे स्पेसीज कहते हैं। यह जीवों का एक ऐसा समूह है जिसमें नर और मादा मिलकर के संतानोत्पत्ति कर सकते हैं और विशेषता उनकी संतान भी संतानोत्पत्ति करने में समर्थ होती है। तो ऐसे जंतुओं को, ऐसे जीवों को प्रजाति समूह में रखा जाता है। एक विशेष प्रजाति के वर्ग में जो लोग शामिल होते हैं वो दूसरे प्रजाति से समागम करके संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, यह प्रजाति की एक विशेषता होती है। अब हम जानेंगे कि मानव का विकास क्रम क्या है, किस प्रकार से मानव प्राइमेट्स यानी कि आदि मानव से आधुनिक मानव बना। तो इस क्रम में हम देखेंगे
कि इसका जो इतिहास है वो 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व के बीच में आता है, जिसका अध्ययन हम करते हैं। यह वह समय था जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी जीवों में प्राइमेट्स उत्पन्न हुए। स्तनपायी जीवों का मतलब है जो संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स नामक श्रेणी का उदय हुआ जो 240 लाख वर्ष पूर्व थे, और उसमें फिर उप समूह पैदा हुए जिन्हें हम होमोनाइट्स के नाम से जानते हैं। होमोनाइट्स वह जंतु थे, वह प्राणी थे, यानी कि हम इन्हें मानव का वह प्रारंभिक स्वरूप कहेंगे जो वानरों से आगे बढ़ा, जिनकी प्रजाति वानरों से आगे विकसित हुई। होमोनाइट्स से होमोनिड्स उत्पन्न हुए। होमोनिड्स जो थे वो होमोनाइट्स का एक और विकसित रूप था, इसे हम जानेंगे। लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमोनिड्स विकसित हुए। इन्हें हम आगे समझेंगे कि ये क्या थे। इसमें अनेक प्रकार की समानताएं पाई जाती थी। जो होमोनाइट्स थे और होमोनिड्स थे उनमें अनेक प्रकार की समानताएं भी थी और कुछ विषमताएं भी थी। पहले हम जानेंगे कि समानताएं और विषमताएं क्या थी। होमोनाइट्स का जो मस्तिष्क था, जो उसका ब्रेन था, वो होमोनिड्स की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए होते थे। चौपाए का मतलब है जो वो अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते थे चलने के लिए। इसी कारण उनकी जो हाथ पैरों की अस्थियां होती थी वो मुड़ी हुई होती थी, यानी कि उनमें जो बानर थे, बंदर होते थे, उनके लक्षण बहुत हद तक मिलते थे उसमें। लेकिन जो होमोनिड्स होते थे वो सीधे खड़े होकर अपने दोनों पैरों पर चलते थे। ये इनमें समानताएं और असमानताएं विशेष रूप से समझने की बात है। इसी प्रकार होमोनिड्स के जो हाथ होते थे वो होमोनाइट्स से कुछ हद तक अलग होते थे, जिनमें होमोनाइट्स में पकड़ने की क्षमता होमोनिड के प्रकार की नहीं होती थी। होमोनिड्स किसी भी वस्तु को पकड़ने में अधिक सक्षम होते थे, और यही कारण था कि उन्होंने औजार बनाए और औजारों का प्रयोग करना भी जल्दी सीखा। इसी में होमोनिड्स आगे और कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिसमें एस्ट्रेलोपिथिकस है। एस्ट्रेलोपिथिकस यह लैटिन भाषा का शब्द है। ये इसके जो जीवाश्म प्राप्त हुए उसमें उनके जबड़े भारी हैं, दांत बड़े हैं। इस वर्ग को एस्ट्रेलोपिथिकस वर्ग में रखा गया है। एस्ट्रेलोपिथिकस ओर्डोवाइगोर्ज यह उत्तरी पूर्वी अफ्रीका जो है वहां पे तंजानिया नामक स्थान पर ये पाए गए हैं। इसमें होमो हैबिलस मानव के जीवाश्म मिले हैं। अभी हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे कि होमो हैबिलस कौन होते थे। जीवाश्मों का जो नामकरण हुआ, जैसे होमो हैबिलस है, होमो सेपियंस है, निएंडरथाल है, एस्ट्रेलोपिथिकस है, जहां पर जिस क्षेत्र में ये जीवाश्म पाए गए उस क्षेत्र के नाम पर इन जीवाश्मों का नामकरण किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं होमो हाइडलबर्गेसिस, यह जर्मनी के हाइडलबर्ग में पाए गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया होमो हाइडलबर्गेसिस। इसी प्रकार से निएंडर घाटी में जो जीवाश्म पाए गए उसे निएंडरथाल कहा गया, और ये दोनों ही होमो सेपियंस वर्ग के हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं होमो जो शब्द है ये मानव प्रजाति को इंगित करता है, और वैज्ञानिकों के द्वारा होमो को उनकी विशेषताओं के आधार पर इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला आप देख सकते हैं होमो हैबिलस। होमो हैबिलस वह मानव था जो औजार बनाने में सक्षम होता था, यानी उसके हाथों की जो पकड़ थी वो होमोनाइट्स की अपेक्षा और अच्छी थी। होमो इरेक्टस वह मानव था जो अपने पैरों के बल खड़े होकर चल सकता था। अभी मैंने आपको पूर्व में भी बताया जो होमोनाइट्स थे वो चौपाए होते थे, लेकिन जो होमोनिड्स होते थे वो दोनों पैरों पर खड़े होकर के चल सकते थे। तीसरा जो वर्ग है वो होमो सेपियंस का है। इसे हम प्राज्ञ मानव कहते हैं, यानी कि चिंतनशील मनुष्य हम इसे कहते हैं, जिसके बाद में
आधुनिक मानव का जन्म माना जाता है। देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के स्कल आपको दिखाए गए हैं। पहला जो स्कल है उसमें आप देख लीजिए, ये दांतों का जो जबड़ा है और खोपड़ी की जो बनावट है यह एक वानर की है, यानी कि यह मानव के प्रारंभिक काल का स्कल है। यह लगभग 24 लाख वर्ष पूर्व का जीवाश्म है। दूसरा आप देखेंगे यह एस्ट्रेलोपिथिकस जाति से संबंधित है। इसमें खोपड़ी का जो आकार है वो अपेक्षाकृत बड़ा है, जबड़े कम भारी हैं और पिछले दांत बड़े हैं। यह मानव भी लगभग वानरों के लक्षण वाला होता था और यह लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे। तीसरा आप देख सकते हैं यह होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी है। देख सकते हैं आप, होमो इरेक्टस मानव यानी कि सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव था। इसकी खोपड़ी का जो आकार है वो एस्ट्रेलोपिथिकस से थोड़ा बड़ा है। जबड़े जो है वो अपेक्षाकृत हल्के होते हैं और यह लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व का मानव है। चौथा होमोसेपियंस, यह सबसे बुद्धिमान वर्ग का मनुष्य माना जाता था। इसकी खोपड़ी का आकार बड़ा है, जबड़े हल्के हैं और दांत छोटे हैं। यह लगभग 1,95,000 वर्ष पूर्व का जो ये स्कल है ये माना जाता था कि इतने वर्ष पूर्व ये मानव जीवित थे। अब हम बड़े महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे कि आधुनिक मानव आखिर उत्पन्न कहाँ हुआ। तो आधुनिक मानव के उत्पन्न होने में इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है, लेकिन इसमें 2 मत जो हैं वो प्रधान रूप से माने जाते हैं। पहला मत जो है वो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कहलाता है और दूसरा मत जो है वो प्रतिस्थापन मॉडल कहलाता है। जो क्षेत्रीय निरंतरता मत है वह यह कहता है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा जो प्रतिस्थापन मॉडल है वह यह कहता है कि मनुष्यों की जो उत्पत्ति है वह केवल एक ही स्थान यानी कि अफ्रीका में हुई। तो इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ये देखिए एक डायग्राम है, इसमें इस तरफ प्रतिस्थापन मॉडल है और उस तरफ क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि कहा गया है एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ मनुष्यों की उत्पत्ति, और ये कहते हैं कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग जगह पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। आदिकालीन मानव के द्वारा आवास बनाना, भोजन प्राप्त करने के तरीके और उनका संग्रहण करना, ये सभ्यता के विकास क्रम का पहला पायदान था। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी यही होती है। सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है, फिर रहने की आवश्यकता होती है और उसके बाद अन्य आवश्यकताएं आती हैं। तो मानव का जो विकास क्रम है, जो सभ्यता का एक क्रम है, वह भी इसी प्रकार से हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि जो आदिकालीन मानव था उसने कैसे आवास बनाना सीखा और किस प्रकार से उसने अपने भोजन की जो जरूरत थी उसे पूरा किया। देखिए पहला है संग्रहण, जिसे अंग्रेजी में गैदरिंग कहते हैं। संग्रहण यानी इकट्ठा करना। दूसरा शिकार करना, हंटिंग करना, यानी कि जानवरों को मार करके उसका भोजन करना। दूसरा अपमार्जन, स्कैवेंजिंग। और चौथा मछली पकड़ना, फिशिंग करना। अपमार्जन और फिशिंग। देखिए जो मानव के शिकार करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व हमको मिलते हैं। वे शिकार और संग्रहण के तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। शिकार करना और संग्रहण करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब अग्नि का आविष्कार हुआ तो शिकार का संग्रहण करना अधिक सरल हो गया, क्योंकि तब मनुष्य क्या करता था, उसे हल्की आग पर सेक करके उसे स्टोर कर लेता था। तो वो जो मांस होता था वो अधिक समय तक खाने योग्य बना रहता था। इसमें एक प्रकार के शिकारी जनसमूह भी पाए जाते थे जिन्हें हादजा कहा जाता था। तो हादजा क्या होते थे? ये शिकारियों और संग्राहकों का एक छोटा समूह होता था
जो लेक यासी एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी है, यहाँ पर इसके साक्ष्य पाए जाते हैं। ये हाथी को छोड़ करके लगभग सभी जीवों का मांस भक्षण करते थे। तो ये इनके शिकार की पद्धति थी। इसमें एक लेजरेट गुफा का जो साक्ष्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पूर्व खुले में आवास, यानी मनुष्य कहाँ रहता था? खुले में रहता था, लेकिन आवास में रहने का जो साक्ष्य मिलता है वो इस कालक्रम में मिलता है। दक्षिण फ्रांस में एक लेजरेट गुफा जो मिली है उसमें 2 चूल्हे मिले हैं, है ना, 2 चूल्हे मिले हैं और उसमें विभिन्न खाद्य सामग्री के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह था कि अब मनुष्य ने गुफाओं और कंदराओं में अपने आवास बनाने शुरू कर दिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है, उसने आग को नियंत्रित रूप से प्रयोग करना सीख लिया था। आग के नियंत्रित प्रयोग ने मानव के जीवन में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए। एक तो उसे जो ठंड होती थी, जो सर्दी होती थी, उससे उसका बचाव हो जाता था, और जो उसकी संग्रहण शक्ति थी वो बढ़ गई, यानी कि खाद्य सामग्री उसके अधिक समय तक उपयोग में लाए जाने योग्य बन गई। अग्नि के प्रयोग से औजारों के बनने में भी काफी सहायता मिली। अग्नि के इस्तेमाल से वो जो लकड़ी और पत्थर को शार्प करके नुकीला बनाते थे, वो अग्नि के प्रयोग से और सहज हो गया। टेरा आमटा, दक्षिण फ्रांस के समुद्र तट पर टेरा आमटा नामक स्थान पर एक घास फूस की कच्ची झोपड़ी बने होने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो यह साक्ष्य हमें बताता है कि यह जो काल था, इस काल में मनुष्य ने अपने आवागमन के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो टेम्पररी आवास होते थे उन्हें बनाना सीख लिया था। तो अब हम जानते हैं कि औजारों का निर्माण किस प्रकार से मानव ने करना सीखा। तो देखिए, इसके जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो इथोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले एस्ट्रेलोपिथिकस के द्वारा पत्थर के औजार बनाए जाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने के लिए मनुष्य ने भाला, बर्छी, कुल्हाड़ी, इस प्रकार के उसने पत्थरों के औजार बनाने शुरू किए। अब इसमें जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है वो सुई का मिलता है कि लगभग 21,000 वर्ष पूर्व कपड़े को सिले हुए रूप में पाया गया, यानी कि उस समय का मनुष्य कपड़ों को सिलना सीख चुका था। इस काल में मानव ने छेनी, हथौड़ी जैसे औजार भी बनाए। इन नुकीले औजारों से हड्डी, सींग, हाथी दांत, लकड़ी आदि पर नक्काशी का कार्य करना भी मानव ने सीख लिया था। आप देख लीजिए, पंच ब्लेड तकनीक से उस समय के मानव ने औजार बनाए। ये एक पत्थर है, नुकीला पत्थर है ऊपर से, जिसे एक दूसरे पत्थर की सहायता से ऊपर से तोड़ा गया है, और फिर पहले से तैयार एक पत्थर की जो छेनी टाइप का हथियार है उसे हथौड़े जैसे हथियार से खुरच करके उसे नीचे से नुकीला बनाया गया। यह पंच ब्लेड तकनीक कहलाती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार मनुष्य ने ध्वनि को पहचान करके अक्षर बनाए, भाषा का विकास हुआ। तो इसमें प्रारंभिक मानव के द्वारा ध्वनियों का प्रयोग जो है वो बहुत कम पाया जाता है। इसमें जो ध्वनि का विकास है वो काफी बाद हुआ होगा, ऐसा इतिहासकारों का मत है। होमो हैबिलिस की जो खोपड़ी पाई गई है उसकी संरचना में इतिहासकारों ने पाया कि उसके मस्तिष्क में ऐसी विशेषताएं रही होंगी जो ध्वनियों को पहचान सकने में सक्षम हो। तो आइए जानते हैं कि उस काल में जब मानव ने प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं थी उनमें अपने आवास बनाने सीखे, उनमें संग्रहण करना सीखा, तो उस काल में उसने गुफाओं में अनेक प्रकार की चित्रकारियां भी करी। उन चित्रकारियों से हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कि फ्रांस में लेस्कॉक्स और शोवे की गुफाओं में
और स्पेन में स्थित अल्टमीरा की गुफाओं में अनेक प्रकार के जानवरों की जो चित्रकारियां हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। इनमें घोड़े, हिरन, गैंडा, भालू, शेर, लकड़बग्घा आदि जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। विशेष रूप से जो स्त्री और पुरुष के आकृतियां प्राप्त होती हैं उसमें इन्हें अलग अलग समूहों में बनाया गया, यानी कि पुरुष अलग समूह में बनाए गए हैं और स्त्रियां अलग समूहों में बनाई गई हैं। इस काल में जो शिकार था वो एक महत्वपूर्ण कार्य था मानव का, जो उसके जीवन को जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक था। और ये चित्रकारियां भी उन्हीं शिकार के क्रियाकलापों को दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक क्रियाएं होती थीं उस समय, जिसमें जादू टोना आदि ये सारी चीजें शामिल थीं, उनकी भी झलक हमें इन चित्रकारियों में देखने को प्राप्त होती हैं। लोगों के संगम स्थल के रूप में भी ये गुफाएं जो होती थी ये महत्वपूर्ण होती थी। वहां पर जो चित्रकारी है उसमें लोगों के इकट्ठे होकर के आपसी क्रियाकलापों को करते हुए भी दर्शाया गया है। लगभग 13,000 वर्ष पूर्व जो एक हिम युग था उसकी समाप्ति होना शुरू हुआ। जब हिम युग समाप्त हुआ तो धरती का तापमान बढ़ा और तापमान बढ़ने के कारण, नमी बढ़ने के कारण जो वातावरण था वो फसलों के विकास के लिए सहायक सिद्ध हुआ और वनस्पतियों के उगने के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल हो गई। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व खेती और पशुपालन के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो इस क्रम में मानव का जो जीवन था वो खानाबदोश जीवन से हट करके एक स्थिर जीवन की ओर आगे बढ़ा। यहीं से नगरीकरण भी शुरू हुआ, जब मानव स्थायी रूप से एक स्थान पर रह करके अपने क्रियाकलापों को करने लगा। पत्थर के और विकसित औजार बनाए जाने लगे। बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग शुरू हुआ। ये एक युगांतकारी परिवर्तन था। चाक से जो बर्तन बने उससे मनुष्य की जो संग्रहण शक्ति थी वो बढ़ी और लगभग 5,000 वर्ष पूर्व एक साथ बहुत अधिक संख्या में एक ही स्थान पर लोगों की बस्तियों में रहने के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो इस काल में मानव ने ईंट का प्रयोग सीख लिया, यानी कि ईंट, गारे और पत्थरों से उसने घर बनाना सीख लिया था। तो इस प्रकार से 6 लाख वर्ष पूर्व से एक ईसा की जो मानव सभ्यता की कहानी है वो हमने इस अध्याय के अंतर्गत जानी और पढ़ी। तो प्यारे बच्चों, ये जो विषय है या जो अध्याय है ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस अध्याय को पढ़ करके बहुत आनंद आया। थैंक यू।